स्टार्ट। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा घटना चक्र की सीरीज का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं आगामी आने वाली एक दिवसीय परीक्षा में, जिसके लिए आप किसी भी टॉपिक के लिए किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो दूसरा पार्ट है, ये इतिहास का ही दूसरा पार्ट है। घटना चक्र की सीरीज चल रही है, इसमें जीएस के सभी पाठों को मैं कवर कराऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में आपके लिए काम आएंगे। तो देखते हैं इस क्लास को, और लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। तो देखते हैं घटना चक्र के सेकंड पार्ट है ये हमारा। सेकंड पार्ट को इतिहास के प्रश्नों को इसमें ज्यादातर लिया है मैंने। तो देखिए पहला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में स्थित स्थल। जो सिंध राज्य है वो इस समय है पाकिस्तान में। सिंध राज्य इस समय पाकिस्तान में, लेकिन आजादी से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो सिंध राज्य में स्थित कुछ नगरों के बारे में पूछा गया है, तो मैं बता देता हूं। देखिए चन्हूदड़ों के बारे में आप पढ़ेंगे तो कहां पे है, ये सिंध राज्य में ही है, जो कि इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो कहां पे है, सिंध राज्य में ही है, पाकिस्तान में। आमरी नामक जगह भी इसी से संबंधित है, सिंध में स्थित है। कोट डीजी भी कहां पे स्थित है, सिंध राज्य में है। अली मुराद नामक स्थान है, ये भी भैया कहां पे है, सिंध राज्य में। जोडेर जोदड़ो भी कहां पे है, सिंध राज्य में। तो ये सभी के सभी जो स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के हैं, जो कि कहां पे स्थित हैं, सिंध राज्य में या सिंध प्रांत में स्थित हैं। कई बार पूछ लेता है कि ये कौन से प्रांत में स्थित हैं। तो सिंध काफी महत्वपूर्ण प्रांत रहा देश की आजादी से भी पहले, आपने पढ़ा होगा। इस राज्य के जाने माने नेता थे सीमांत गांधी या अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्होंने गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आप उसे वहां पढ़ेंगे। ठीक है, यही वो राज्य है जहां पर सबसे पहले, अगर विदेशी आक्रमण की हम बात करें, विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में आया था 712 ईस्वी में। सिंध राज्य पे उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो जब देशों का विभाजन हुआ 14 अगस्त 15 अगस्त को, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, इधर आजादी मनाई जाती है। तो सिंध राज्य पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो हड़प्पा सभ्यता के ये वाले स्थल कहाँ पे स्थित है, सिंध राज्य में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, आराम से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ददेरी नामक हड़प्पा स्थल का जगह है, परवर्ती हड़प्पा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा स्थल से पहले का, ऐसे पढ़ लेते हैं इनको। तो ये कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते रहना। ये सभी प्रश्न पूछे गए, मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्स में। ठीक है, और आरओ या पीसीएस के एग्जाम्स के तो हैं ही जो घटना चक्र के, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हैं। हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। अगर वर्ष को पढ़ोगे तो मैंने पहले पार्ट में वर्ष बता रखी है, 1921 में। तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी खोज का श्रेय जॉन मार्शल को दिया जाता है। ये आयोग ने सही आंसर माना है। कई बार आपको इसके आंसर में दिक्कत भी मिलेगी, आप सर्च करोगे नेट पे जाके तो कहीं ना कहीं अलग अलग आंसर मिलेंगे, लेकिन आयोग ने इसको माना हुआ है। तक्षशिला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है विश्व का, पाकिस्तान में स्थित है। धौलावीरा और सुरकोटदा ये दोनों स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। इनकी खोज का श्रेय जाता है जेपी जोशी को और आरएस बिष्ट को। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इन दोनों शहरों को या नगरों को खोजा था। नगर पढ़ सकते हैं या शहर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या शहरी जनजीवन था यहाँ का। धौलावीरा और सुरकोटदा कहाँ पर स्थित हैं आपसे पूछा जाता है हमेशा, तो गुजरात में स्थित हैं दोनों के दोनों, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं लोथल की। लोथल है क्या, लोथल भी एक नगर के रूप में था, एक बंदरगाह के नगर के रूप में। गोदीवाड़ा के लिए फेमस रहा। गोदीवाड़ा बोले तो बंदरगाह, अपनी भाषा में आप बंदरगाह, लेकिन एग्जामिनर की भाषा में गोदीवाड़ा लिखता है कई बार। और इंग्लिश में इसी को क्या लिखता है, अगर आप बात करें तो इंग्लिश में इसे डॉकयार्ड लिख देता है। पेपर में एसएससी वाले ने कई बार ऐसे लिख दिया है डॉकयार्ड। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिला था, तो डॉकयार्ड हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पे मिला, लोथल में मिला था। एक ही बात है, किसने खोज करी, एसआर राव ने। एसआर राव ने 1957 में से खोजा था। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगली बात करते हैं हल की बात कर रहे हैं, हल की आकृति की बात कर रहे हैं। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ। टेराकोटा प्राप्त हुआ था वनावली नामक स्थान से, और वनावली स्थित है हरियाणा में, खोजा गया इसको, वनावली को। कहां पे खोजा गया, हरियाणा के भीतर। ठीक है, एक एक पॉइंट छापते जाना भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेंगी। और इतिहास का एक तरीके से ये कम शब्दों में आपको बहुत बड़ी जानकारी हो जाएगी इस पार्ट से, इस क्लास से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल राखीगढ़ी, जो कि कहां पे स्थित है, हरियाणा में। भारत में खोजा गया अभी तक का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नोट करते चलना। अब देखिए आगे, सिंधु घाटी के जो लोग थे
ये प्रश्न पूछा गया कई बार, जो पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, वो पूजा किस किस चीजों की करते थे, तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। तो ऑप्शन क्या क्या आ जाते थे, देखो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो पूजा करते थे मातृशक्ति की, ठीक है, माँ को श्रेष्ठ स्थान दिया गया, मातृशक्ति को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। उसके अलावा पशुपति भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव को पशुपति के रूप में बताया गया है, और प्रकृति के पेड़ पौधों की पूजा करते थे। ये तीनों पॉइंटों को लिख लेना। वैसे तो पेपर में एक ही पूछा है मातृशक्ति का, लेकिन दोनों और मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि ये भी पूछे गए एसएससी में अलग अलग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा जो आस्था रखते थे, पूजा पाठ करते थे, वो मातृशक्ति, पशुपति, प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। प्रकृति में तो पीपल का वृक्ष और बहुत सारे वगैरह वगैरह आ जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट पूछा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सबसे ज्यादा फेमस रही सिंधु घाटी की सभ्यता, वो इसके लिए रही, नगर तो थे ही, नगरीय व्यवस्था तो थी, पूरी की पूरी सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता अपनी नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए जानी गई। नालियों की जो बनावट थी, जो डिजाइन थी, वो बहुत शानदार थी। घरों का पानी नालियों के माध्यम से सीधा तालाबों के लिए जाता था, ठीक है। आजकल भी नालियां बनाई जाती हैं, इसी चीज को ध्यान में रख कर रखिए कि पानी इकट्ठा नहीं हो जाए घरों के पास। और उस समय भी नाली बनाई जाती थी, आज से 2500 साल पहले, जैसा कि सभ्यता की वर्ष बताई जाती हैं, ठीक है। तो नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था और व्यापार के लिए जाना जाता है। व्यापार की उन्नत दिशा में था, और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये फिर रिपीट हो गया, मातृ देवी तो कई बार ही पूछा गया एग्जाम में, है ना। एक एक करके लिख लेना, कोई दिक्कत शक समस्या लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें क्लास को। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का इस्तेमाल किया, तो तांबे का इस्तेमाल मानव ने सबसे पहले किया। किसका इस्तेमाल किया, तांबे का सबसे पहले। अगला पॉइंट है, हाथी के दांत का पैमाना। हाथी के दांत का भी प्रमाण मिला है। हाथी के दांत का पैमाना नामक प्रमाण कहां से मिला, लोथल से प्राप्त हुआ था। ये कहां से प्राप्त हुआ, लोथल। और लोथल कहां पे, गुजरात में, जो कि एक बंदरगाह के रूप में, ठीक है। ये प्रश्न को भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न है धौलावीरा से, जो अभी पढ़ाया हमने। धौलावीरा और सुरकोटदा कहां पे, जेपी जोशी और आर एस बिष्ट ने खोजा था, गुजरात में। देखो प्रश्न, धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था। इसके 3 पार्ट थे, 3 पार्टों में इसको पढ़ा गया है। धौलावीरा सिर्फ एकमात्र स्थल है पूरी हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। पहला प्रश्न तो यही है कि सबसे ज्यादा पूछा गया है कि एकमात्र स्थल कितने भागों में, 2 भागों में, या 1 भाग में, या 3 भाग में, 3 भागों में विभक्त एकमात्र स्थल धौलावीरा। इसके अलावा इसकी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, जो पानी की व्यवस्था थी, वो बड़ी शानदार थी। पानी का मैनेजमेंट बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। पानी कभी जमा नहीं होता था, है ना। पानी की जो निकासी व्यवस्था थी वो बहुत शानदार थी। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। इसके अलावा जलाशय एवं नहरों के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था, ठीक है। ये लिख लेना पॉइंट। आगे है द्विशव संस्कार के प्रमाण। द्विशव संस्कार मतलब 2 व्यक्तियों को साथ में दफनाने के प्रमाण कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, और कालीबंगा से भी प्राप्त हुए। दोनों जगह से। लोथल का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्विशव है ना, 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के जो प्रमाण मिले हैं, वो 2 स्थानों से, लोथल से और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं वृषभ मुद्रा। वृषभ मुद्रा मतलब बैल की मुद्रा। वृषभ मीन्स वैल, वृषभ मीन्स वैल। वैल की मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से, प्रमाण मिले थे। इसको लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है मोहरों पर कहां से, मोहनजोदाड़ो से, जो कि कहां पे स्थित है, पाकिस्तान। अगला, घोड़ा का अंकन हड़प्पा कालीन मोहरों पर प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त नहीं हुआ है, घोड़े के प्रमाण नहीं प्राप्त मिले हैं। लेकिन घोड़े के बारे में अलग अलग पुस्तकों में यह है, अगर आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री में, सिंधु घाटी की सभ्यता में कई किताबों में लिखा है कि घोड़े के प्रमाण मिले थे। और कहां से मिले थे, सुरकोटदा, जो कि गुजरात में। तो ये एक विवादित प्रश्न है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सुरकोटदा में घोड़े के अस्थियों के प्रमाण मिले। लेकिन ओवरऑल कहा गया है कि घोड़े के कोई प्रमाण पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए थे। दोनों ही बातें, आप दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। अब जी देखो जी, समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन में पूछा है, एज़टेक सभ्यता, जिस सभ्यता कौन से देश में पनपी, मैक्सिको में। माया सभ्यता कौन से देश की थी, अमेरिका में। मुइस्का सभ्यता कौन से देश की, ग्वाटामाला की, ठीक है, जो दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के बीच में। इंका नामक सभ्यता कौन से देश की है, दक्षिण अमेरिका की। ये सब पूछे गए, आरओ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। सभ्यता पूछे गए थे, इन सभ्यताओं के बारे में बताइए। दोबारा से देखो, एज़टेक सभ्यता मैक्सिको की, माया अमेरिका की, मुइस्का ग्वाटेमाला की, इंका दक्षिण अमेरिका की सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त
पीपल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहरों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, क्योंकि पीपल की मैंने अभी बताया क्या होता था, पूजा की जाती थी, पीपल की भी पूजा की जाती थी, पीपल की भी। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। आगे शेर के प्रमाण, ये ऑप्शंस में दे रखे हैं कई बार, ये सिर्फ मैंने घटना चक्र को आप रिवीजन करा रहा हूं और सॉल्व करा रहा हूं। शेर के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, शेर के प्रमाण। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्य का अर्थ क्या होता है? ये वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन है इस क्लास में। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात। ये पर्यायवाची शब्द है, या कुलीन दोबारा लिख दिया मैंने। श्रेष्ठ, आर्य मतलब जो आर्य आए थे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना करी हमारे भारत में, उनका अर्थ क्या होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य होना मतलब श्रेष्ठ होना, कुलीन होना, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अभिजात मतलब वही अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष युक्त, पुरुष सूक्त, माफ कीजिए, पुरुष के बारे में, वर्ण व्यवस्था में पुरुष के बारे में कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद काय की जानकारी देता है हमें? अथर्ववेद औषधियों के बारे में, दवाइयों का उल्लेख मिलता है, तंत्र मंत्र वशीकरण और जादू के बारे में। दोनों पॉइंट लिखते जाना है ना, छोड़ेंगे नहीं। इन क्लास को ही कर लेना अच्छे तरीके से, इनसे ही आपके जीएस का पार्ट जो स्ट्रांग हो जाएगा, और आने वाले जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपकी जीएस बहुत कहीं हद तक तैयार हो जाएगी जबरदस्त तरीके से। तो अथर्ववेद में औषधियों का प्रमाण एवं तंत्र मंत्र वशीकरण जादू भी लिखा है कई बार, है ना। ऋग्वेद में अगर बात करें तो ईश्वर की महिमा के बारे में और प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रार्थनाओं के, ईश्वर की स्तुति के बारे में, जो स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में उल्लेख है ऋग्वेद में। यजुर्वेद की बात करें तो बलिदान के बारे में बताया गया, कर्मकांड और विधि के बारे में बताया गया, या यज्ञों के बारे में बताया गया। कर्मकांड मतलब यज्ञ किस तरीके से किए जाते थे, यजुर्वेद। सामवेद संगीत का जनक कहते हैं। संगीत का उल्लेख कहाँ से मिला है? सामवेद से प्राप्त हुआ है। जो हमारे 7 स्वर हैं, सा रे गा मा, ये 7 स्वरों का भी उल्लेख सामवेद से निकला है। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये कितने वेद हैं हमारे वैदिक सभ्यता में? बताएंगे 4 वेदों का उल्लेख किया गया भाई साहब। इन चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ कई बार पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। तो देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे ऐत्रेय के नाम से जाना जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। इनके नाम से ये ब्राह्मण ग्रंथ जाने जाते हैं। इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। कौन से ग्रंथ है ये? ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि इन्हीं वेदों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हीं वेदों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रख लेना। सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है, और यजुर्वेद का शतपथ है, और ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लौह धातु के प्रमाण, लोहे के प्रमाण उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुए थे। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और कहां से? अंतरजी खेड़ा से। और अंतरजी खेड़ा कहां पे भाई साहब? एटा में। एटा कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश का जिला है एटा। उत्तर प्रदेश का जिला है एटा। यहां से लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए थे वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर, जो कि 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल पढ़ते हैं हम इतिहास में। ठीक है बेटा, अगले बात करते हैं। वैदिक सभ्यता में अस्किनी नदी का उल्लेख तो आपने सुना ही होगा। अस्किनी बोले तो चिनाब, चिनाब को क्या बोलते थे? अस्किनी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चिनाब नदी की उत्पत्ति ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो हिमाचल और कश्मीर की सीमा पे स्थित बड़ा लाचा दर्रे से होती है, जो कि दोनों हिस्सों में फैला है। कश्मीर में भी हिस्सा है बड़ा लाचा दर्रे का और हिमाचल में भी है। तो चिनाब नदी वहां से निकलती है, और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर अभी हम पढ़ते हैं चिनाब नदी को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। वैदिक सभ्यता में कुछ नदी, जैसे कुंभा नदी का उल्लेख है। कुंभा नदी का उल्लेख है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बहती है। परुष्णी नदी, रावी नदी, परुष्णी नदी बोलते थे वैदिक सभ्यता के समय, और रावी नदी अभी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सदानीरा, सदानीरा वैदिक सभ्यता में नाम था, और गंडक अभी वर्तमान में बोलते हैं इस नदी को। सदानीरा का मतलब है जिन नदियों में हमेशा पानी रहता है, तो ये प्राचीन नाम था गंडक नदी का, सदानीरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो नीचे वाले प्रश्न आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैंने बोल दिए हैं, फिर दोबारा एक बार सुन लो। कुंभा नदी काबुल नदी के नाम से, परुष्णी नदी प्राचीन नाम था, नया नाम है इसका रावी नदी, नोट कर लेना। सदानीरा प्राचीन नाम है और नया नाम है इसका गंडक नदी, वर्तमान नाम है गंडक नदी। तो ये वैदिक सभ्यता में मिल जाएंगे आपको पढ़ने को। तो दूसरी क्लास हमारी घटना चक्र सीरीज की है जी,
इतिहास की यही लगातार आपको जैसे जैसे टॉपिक है घटना चक्र के, वो मैं उसी तरीके से कराऊंगा। समीक्षा, सहायक समीक्षा, पीसीएस या एसएससी सीजीएल, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा, यूपीएसआई की बात करें, पुलिस की बात करें, जीडी की बात करें, सभी के लिए पढ़ सकते हो आप इस क्लास को। अपने जीएस के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत से और मजबूत करने के लिए, बेहतर से और बेहतर करने के लिए आप इन क्लासों को अवश्य देखें और नोट्स बनाएं। अगर दिक्कत समस्या आपको कहीं लगी हो, टॉपिक में समझने में नहीं आया हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। यदि चैनल पे आप हमारे साथ जुड़े हैं नए, तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।